हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। अब 3.2 हम पढ़ रहे थे पहले, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 के जो है हमने कितने पार्ट कर लिए, हमने इसके 4 क्वेश्चन कर लिए। अब जो हम करने वाले हैं पांचवा क्वेश्चन, ये रहा। पांचवे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि कोई भी जो भिन्न होती है वो किस रूप में लिखी रहती है, अंश बट्टे हर के रूप में लिखी रहती है ना। किस रूप में लिखी रहती है, अंश बट्टे हर, यानी कि ऊपर की संख्या क्या होती है, अंश होती है। जैसे लिखा मैंने 5/7, तो 5 क्या इसमें अंश है और 7 क्या इसमें हर है। पता है ना आपको। और इतना पता है तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आओ करते हैं। तो सिंपल सा जो भिन्न हमें ज्ञात करनी है, लिखेंगे माना, माना भिन्न। भिन्न को मान लेते हैं, माना भिन्न x/y। तो वो हमने भिन्न मान ली क्या, x/y। अंश हमारा कितना है, x है। हर कितना है इसमें, y है। अगर बात करें पहली शर्त की, इसमें जो पहली शर्त बोल रही है, क्या बोल रही है, देखो पहली शर्त। तो पहली शर्त क्या बोल रहा है वो, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, ठीक है, यानी कि जो भिन्न है x/y, इसका अंश कितना है इसमें, अंश है x और हर कितना है y, ठीक है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में 2 जोड़ो और हर में भी कितना जोड़ो, 2 जोड़ो। ये बोल रहा है कि अंश में 2 जोड़ दो, हर में 2 जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। जब आप अंश में 2 जोड़ोगे और y में, हर में 2 जोड़ोगे, तो जो भिन्न आएगी सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी, 9/11 हो जाएगी, ठीक है। जोड़ती कितनी हो जाएगी, वो 9/11 हो जाएगी। तो ये पहली शर्त में बोल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कर लो सॉल्व। दूसरी शर्त पे तब जाना जब इसको कर लो आप सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करना है वो समझो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करो, कैंची गुणा करो। अब इसका इसमें कैंची गुणा करो, ठीक है। अब इसका इसमें कैंची गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 11x प्लस की 11 दूना 22। अब इसका इसमें कर दो, कितना हो जाएगा, बराबर के 9y प्लस के 9 दूने 18 हो गया। कितना हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ये 11x है, 22 को उधर भगा दो, ठीक है, बराबर 9y प्लस 18, 22 उधर को गया तो क्या हो गया, माइनस के 22। तो 11x बराबर 9y। अब 22 में से 18 गया तो माइनस के 4 बचेगा। यहाँ से x का मान निकालोगे तो 9y माइनस 4, 11 गुणा की यहाँ पे आ गई भाग में, तो आ गया ये x का मान। तो इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। सिंपल ठीक है। ऐसे करना है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो आएंगे दूसरी शर्त पर आएंगे। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। अब पहली शर्त से तो मैंने x का मान निकाल लिया। अब दूसरी शर्त क्या बोल रही है वो देखो। तो दूसरी शर्त तो दूसरी शर्त में बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश कितना है, x बट्टे हर कितना है, y। अंश में और हर में दोनों में कितने को ऐड करने को बोल रहा है, वो 3 जोड़ने को बोल रहा है। दोनों में जोड़ दिया तो वो भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी, ये बोल रहा है। तो वो भिन्न हो जाएगी, जोड़ते कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, तो कितना आएगा, 6x प्लस की 6×18, ठीक है। अब इसका इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 5y प्लस की 5×15, ठीक है। इतना समझ आया। अब क्या करो आप यहाँ पे, तो बाई को इधर ले आओ, संख्या को एक साइड ले लो। तो 6x बाई को इधर को लेके आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस के बाई बराबर 15, और 18 को इधर को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 18, ठीक है। तो 6x माइनस बाई बराबर 18 में से 15 गया तो कितना बचा, -3। तो इसको आप मान लो क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जो x का मान आया इसको समीकरण नंबर 2 में क्या रख दो, हाउ, ठीक है। देखो, तो x का मान यानी कि समीकरण 1 का मान हो, समीकरण 1
का मान समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 क्या दे रखा है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, 6 इंटू एक्स का मान क्या आएगा, एक्स का मान आएगा 9y माइनस 4/11, यही तो आएगा 9y, ये क्या है बाई है, ठीक है 9y माइनस 4/11, और ये क्या है माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अब यहाँ पे देखो कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा सीधे सीधा। तो 6 का अंदर कोष्टक के गुणा हो जाएगा, तो 9 छक्के 54 बाई माइनस 6 चौक 24 बट्टे में क्या 11, और ये क्या है माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब इन दोनों का ले लो आप एलसीएम, क्या लोगे आप एलसीएम, तो कितना आ गया 11, 11 का 11 में एक बार जाएगा, एक बार ऊपर गुणा करो तो कितना आएगा 54 बाई माइनस के 24। अब एक का 11 में तो कितनी बार जाएगा, 11 बार 11 के ऊपर गुणा करो कितना आ गया माइनस के 55 बाई बराबर क्या है माइनस के 3/1। अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इसमें तो कितना आएगा, ये आएगा देखो 54y में, और ये क्या है 55y, 55y में तो 54y जाएगा तो कितना बचेगा, क्यों एक का गुणा कर रहे हो इसमें, देखो सीधा कर ही देता हूं मैं। तो 54y माइनस 24 माइनस के 55y बराबर 11 का 3 में करो तो माइनस के 33 हो गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो 55y में से 54y गया तो माइनस के y बचेगा, किसके बचेगा माइनस के y, क्योंकि बड़ा कौन है 55। ठीक है, अब 24 को मैं उधर भगाऊंगा, देखो माइनस के 33 तो है इधर, 24 उधर जाएगा तो प्लस के 24 हो जाएगा, यानी कि माइनस y बराबर कितना बचा, तो माइनस 33 में से 24 गया तो कितना बच रहा है 9 बच रहा है, किसके माइनस के। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 9। ठीक है, यानी कि हर हमारा कितना आ गया है, हर आ गया हमारा 9 आ गया। अब अंश बताना है, तो बाई का मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दो बाई का मान, तो बाई का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखे हैं, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 9 बाई माइनस 4/11, तो x बराबर 9 इंटू बाई का मान कितना है 9, और वो क्या है माइनस के 4/11, तो x बराबर 9 नाम 81 माइनस के 4/11, तो x बराबर 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 77/11, 11 77 गया 7 बार, यानी कि x बट्टे कितना आ गया, x से 11 77 7 बार गया, यानी x का मान आ गया 7। अब जो भिन्न है क्या है x/y, यही तो भिन्न है, तो ये क्या हो जाएगी, तो x का मान कितना आ रहा है 7, x का मान कितना आ रहा है 7, और बट्टे में बाई कितना है 9, यानी कि वो भिन्न कितनी आएगी 7/9, तो वो भिन्न हमारी आएगी 7/9। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, बस इसमें क्या है थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, समझ आया, तो क्वेश्चन नंबर 3 का अब चलते इसके आखिरी पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का छठवां पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व, ठीक है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, किनकी वर्तमान आयु, जेकब और उसके पुत्र की। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें काम क्या करना पड़ेगा, माना माना जेकब जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो सबसे पहले हम मानेंगे वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारी y मान लेंगे, कितनी मान ली y मान ली। ठीक है, अब इसमें दो शर्त दे रखी हैं, पहली शर्त की बात करेंगे हम, पहली शर्त में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद,
देखो वर्तमान में तो वो x साल का है, पुत्र 22 साल का है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? सपोज करो कोई पिता और पुत्र वर्तमान में, जैसे कि पिता है 30 साल का, पुत्र है 10 साल का। पिता है 30 साल का और पुत्र है 10 साल का। तो 5 साल बाद क्या होगा? तो 5 साल बाद सिंपल सी बात है, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, और ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसी तरीके से अगर वर्तमान में ये x साल का है जेकब, और इसका पुत्र 22 साल का है, तो ये जो है 5 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे? तो x+5, y+5, तो 5 साल उम्र बढ़ जाएगी ना। वर्तमान में x साल का है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? x+5 का, पुत्र भी y+5 का हो गया, ठीक है। कितना हो गया? तो 5 वर्ष बाद तो ये इतने के हो गए, तो 5 वर्ष बाद की आयु उसके पुत्र की आयु से, जो पुत्र की आयु है, इसको मैं थोड़ा पास में लिखता हूँ, जो पुत्र की आयु है कितनी? y+5 का, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु से की जगह पे क्या आएगा? गुणा आएगा। क्यों? गुनी बोल रहा है, तो गुनी का बोलेगा जब वहां पे क्या होगा? गुणा। कम बोलेगा तो माइनस, अधिक बोलेगा तो प्लस। तो गिनी बोल रहा है तो क्या बोलेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 गुनी, तो कितने से गुणा हो जाएगा? 3 से गुणा हो जाएगा। अब 3 से गुणा करते क्या कर देते हैं हम? बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो पहली शर्त तो यहाँ से निकालेंगे, तो इसको सॉल्व कर लो पहले। तो x+5 बराबर 3 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 3y+5 ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, 5 को उधर भगाओ, तो 3y+15, 5 उधर आएगा तो -5 हो गया। तो x बराबर 3y+15 में से 5 गया, कितना आ गया? 10। तो यहाँ से मैंने जो है x का मान निकाल लिया। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे हम? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार से हम दूसरी शर्त को देखना पड़ेगा, तो दूसरी शर्त को थोड़ा इधर को देखेंगे, ठीक है। आओ, पहली शर्त देख ली, आते हैं अब दूसरी शर्त पर। तो दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त में जो बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले, अगर वो अभी, तो मान लो x साल का दे रखा है हमें, पुत्र 22 साल का माना है। अगर वर्तमान में x और 22 साल के, तो 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले जाओगे तो एज क्या होगी? घटेगी। इसकी भी क्या होगी? घटेगी। जैसे आज मान लो 30 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा? 25 का। माइनस करोगे ना। ऐसे ही आज x साल का है, तो 5 साल पहले क्या होगा? माइनस करोगे, तो दोनों की में से माइनस होगी। तो 5 साल पहले ये इतने इतने उम्र के थे, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु की कितनी है? 7 गुनी है। कितनी? 7 गुनी, ठीक है। और गुनाई करते क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो x-5 बराबर 7 का गुणा करो, तो 7y और माइनस के 35। अब y को एक लंग ले आओ, उसको x और y को एक साइड ले लो, तो x 7y इधर लेके आओ, तो माइनस के 7y और 5 को उधर भगा दो, तो 35, और ये -5 इधर का हो जाएगा प्लस के 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करो? यहाँ पे जो x का मान है इसमें रख दो, तो x का मान कितना है? देखो इसको मान लो आप समीकरण नंबर कितना? 2। समीकरण नंबर 2 मान लिया। यहाँ पे जो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखो। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या दे रखा है? x-7y बराबर, देखो यहाँ पे इसको जोड़ लो ना यार, मैंने जोड़ा ही नहीं है। देखो जोड़ लो, 35 5 कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक है। 35 5 हो गया 40। वहां पर जोड़ नहीं पाया मैं, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। तो x-7 के बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। अब इसमें जो है x का मान रखोगे, तो x का मान कितना रखोगे? 3y+10। तो x का मान आएगा 3y+10 -7y बराबर के 40। x का मान कितना आ रहा है हमारा? 3y, हाँ पे, हाँ हाँ, पुत्र की आयु 7 गुनी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ 5, इधर को आएगा 7y। ओहो, ये गलती कर दिया यहाँ पे गलती कर दी थोड़ी सी, सॉरी। यहाँ पे दोबारा करते हैं यहाँ से, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पे एक्स 7 वाई को इधर को लेके आओ तो माइनस के 7 वाई हो जाएगा बराबर, इधर क्या है माइनस के 35 है और माइनस के 5 इधर आएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस 7 वाई बराबर 35 में से 5 घटेगा तो माइनस के 30 बचेगा। तो ये मानो समीकरण नंबर 2। अब रखो, अब एक का समीकरण एक का मान 2 में रखो। किसमें रखेंगे? 2 में। तो समीकरण एक का मान x प्लस 3y प्लस 10 आएगा इसमें। तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस 7y बराबर माइनस के 30। x का मान आएगा कितना है? 3y प्लस 10। तो 3y प्लस 10 और ये क्या है? प्लस के 7y बराबर कितना बच रहा है? माइनस के 30। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ फिर से सॉरी सॉरी फिर से गलती कर दी ना। जो माइनस के 7 वाई है यहाँ पे, जो माइनस के 7 वाई आएगा ना। सॉरी यार, पता नहीं दिमाग कहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, माइनस के 7 वाई, माइनस के 7 वाई। अब यहाँ पे देखो, तो माइनस के 7 वाई में से 3 वाई गया तो कितना बचा? माइनस के 4 वाई और माइनस के 30 और 10 को मैं इधर लेके आ गया तो किसका हो गया? माइनस के 10 हो गया। मैं इसको इधर करता हूँ अब। ठीक है, अब देखो माइनस के 4 वाई है बराबर माइनस 30 और माइनस 10 हो गया माइनस के 40। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 40 गया तो y बराबर कितना आ गया? 10। यानी कि पुत्र की उम्र आ गई कितनी? 10 साल। अब पिता की और बतानी है तो x का मान रख दे रहा हमारा पिता, तो इसमें रख दो समीकरण एक में। तो y का मान समीकरण एक में। ठीक है, तो समीकरण एक क्या है? x बराबर 3y, x बराबर 3y प्लस के 10, यही है। ठीक है, इसमें रखो x बराबर 3 गुणा y का मान कितना आएगा? 10 प्लस के 10। तो x बराबर ये कितना हो गया? 30 प्लस 10। तो x बराबर कितना आ गया? 30 10 आ गया 40। तो पिता की उम्र आ गई 40, यानी कि पिता जो है जेकब जो है कितने का है? जेकब जो है 40 साल का है और पुत्र जो है भाई यानी कितने साल का है? 10 साल का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इतना समझ आया? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर थोड़ी दिक्कत हो एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम उदाहरण की तरफ। 3.2 के उदाहरण जो बच्चे हैं उनको भी हम खत्म कर लेते हैं। कि आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 4, प्रश्नावली 3.2 का उदाहरण नंबर 4। तो क्या बोल रहा है कि प्रस्तापन विधि द्वारा निम्नरेखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो मैं जो समीकरण युग्म दे रखा है, ये हमारा समीकरण एक, ये हमारा समीकरण दो। तो दोनों को प्रस्तापन विधि से क्या करना है? हल करना है। तो कौन से समीकरण में से हम जो है एक्स या वाई का मान निकाला है? तो आप देखो किसके साथ एक से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स के साथ एक से गुणा हो रहा है। तो समीकरण दो से निकालो, वो भी किसका? एक्स का मान। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण दो से। तो समीकरण दो से देखोगे क्या दे रखा है? एक्स प्लस 2y बराबर के 3। यहाँ से x का मान निकालोगे तो 3 2y इधर के आके क्या हो जाएगा? माइनस के 2y। तो ये आ गया हमारा क्या है? x का मान। इसी को मान लेंगे आप क्या? समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण 3 आ गया हमारा x का मान, किससे आया था? दो से। तो रखे हैं किसमें? एक में। तो x का मान समीकरण एक में रखे हैं। ठीक है, समीकरण एक में। तो समीकरण एक क्या है मेरा? 7x माइनस 15y बराबर के 2, यही है ना। तो 7x का मान क्या आएगा? 3 माइनस के 2y और ये क्या है? माइनस के 15y बराबर के 2। तो 7 से गुणा करो, 7 के 21 माइनस के 7 दूने 14 y माइनस के 15y बराबर कितना है? 2। अब 21 को उधर भगा दो, देखो 15 और 14 कितना हो गया? माइनस के माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो 5 4 9, एक के कितना हो गया? 2। यानी कि 29y बराबर, अब 21 उधर को लेके जाएगा तो 2 माइनस के 21 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 29y बराबर माइनस के 21 में से 2 गया तो कितना बचा? हाँ, माइनस के 19 बचा। कितना बचा? माइनस के 19। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो माइनस से माइनस गया। अब जो बाई बराबर जो आएगा 19/29 किस में आ जाएगी, भाग में। तो ये आ गया मेरा बाई का मान। क्या आपको दिखाई दे रहा है? एक बार चेक करता हूं मैं। नहीं दिखाई दे रहा, आपको थोड़ा कट रहा है, ठीक है। इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, यहाँ से करता हूँ। तो ये 14 और 15 हो गया, माइनस के 19 बाई बराबर में कितना है, 2 है। और जो 21 को इधर को लेके आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस के 21 हो जाएगा ना। और जो माइनस के 19 बाई बराबर 21 में से 2 गया तो माइनस के 19 बचा, सॉरी 14 और 15 होगा 29, क्या होगा 29, ठीक है, क्या होगा 29। अब देखो यहाँ पे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाई बराबर 19, 29 बट्टे में आ जाएगा 29। तो बाई मान जो आएगा कितना आएगा, 19/29 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रख दो समीकरण नंबर 3 में। तो जो बाई का मान आएगा इसको रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो एक्स का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर 3 - 2 बाई। तो एक्स बराबर 3 - 2 गुणा बाई का मान कितना आ रहा है, 19/29, ठीक है। तो एक्स बराबर अब 3 - 29 दूनी कितना हो गया, 38/29, ठीक है। अब मैं यहाँ से इधर को सॉल्व करता हूँ, फिर नीचे दिखाई नहीं देगा। यानी कि x बराबर कितना आ रहा है मेरा, 3 - के 38/29। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक ले लो। तो x बराबर एलसीएम कितना आएगा, 29 आएगा। और 29 तिया कितना होगा, 87 होगा। तो 29 तिया कितना होगा, 87। और वो कितना है, -के 38। तो x बराबर, अब 87 में से 38 घटाओ तो 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 3 जाएगा तो 4/29। तो x का मान आया 49/29, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 49/29। और जो y का मान आ रहा है वो आ रहा है 19/29। तो इस तरीके से हमें जो है इस सवाल को प्रस्तावन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो क्लियर है, ठीक है। बस इसमें एक्स और वाई के मान क्या आ रहे हैं, भिन्न में आ रहे हैं। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने इतने सारे सवाल किए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से, यहाँ पे से होगा, ठीक है। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद यानी कि आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय में ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें जो है हल करना है, ठीक है। ग्राफिक विधि से हमें हल नहीं करना है, इसने साफ साफ लिखा ऊपर लिखा हुआ है। जब उदाहरण नंबर 5 देखो ना, तो उसने लिखा हुआ है कि प्रस्तापन विधि से हल कीजिए। ये तो इसने फालतू में एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर रखी है, लेकिन हमें ये प्रस्तापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो देखो, तो प्रस्तापन विधि से अगर मुझे इनकी एज निकालनी है, वर्तमान एज, हमेशा जो सवाल में एज निकलती है वो कौन सी एज निकलती है, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम की एज निकालने को बोलता है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, माना ऐसा सवाल जो हमने 3.2 में भी क्या था, है ना। माना आफ्ताब जो है, आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो इसकी जो वर्तमान आयु मैंने मान ली x, और इसकी जो पुत्री है, इसकी जो पुत्री, और पुत्री की वर्तमान आयु हमने मान ली कितनी, 22, ठीक है। तो अब आपकी वर्तमान आयु x मान ली, पुत्री की वर्तमान आयु हमने 22 मान ली। अब बात कर रहे हैं पहली शर्त की। तो पहली शर्त में ये क्या बोल रहा है, पहली शर्त, तो पहली शर्त में बोल रहा है ये कि 7 वर्ष पूर्व, अगर वर्तमान में जो आफ्ताब है 1 साल का है और पुत्री इसकी 22 साल की है, ठीक है। तो 7 साल पहले कितनी होगी, जैसे सपोज करो आज ये 20 साल का है, ये 10 साल की है। तो 7 साल पहले कितनी होगी, तो आप बोलोगे माइनस कर दो 7 साल। क्या करोगे, माइनस, यानी कि ये हो गया 13, ये होगी 3 की। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इसी प्रकार से
यहाँ पे जो वर्तमान एज इसमें से 7 साल पूर्व जाओगे तो इसमें से क्या होगा, 7 साल माइनस होगी, क्या होगा, 7 साल माइनस होगी, जब तो 7 साल पहले जा पाओगे ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों में से 7 साल कम कर दी। ठीक है, तो ये होगी 7 साल पूर्व। तो ये जो उम्र है कब की है, 7 साल पूर्व यानी कि 7 साल पहले की। अब 7 वर्ष पूर्व में, अब तब बोल रहा है, अब तब क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व ही आ गए, मैं तुमसे मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि अफ्ताब जो है अपनी पुत्री के आयु के 7 गुनी के बराबर था। ये तो बोला है कि मैं तुमसे तुमसे यानी कि पुत्री से 7 गुनी, तो पुत्री का 7 गुना करोगे तो क्या हो जाएगी, इनकी एज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से बनेगी हमारी समीकरण 1। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। अब सॉल्व करो तो x-7 है, बराबर 7 का मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 7/-7 अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो 7 को उधर भगाओ, तो 7/-49 और -7 उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7। ठीक है, क्या होगा, +7 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो ये x बराबर 7/49 में 7 गया तो -42 बचा। अब ये समीकरण को मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त की हम बात करेंगे, तो दूसरी शर्त के लिए नीचे जगह नहीं, मैं इधर को करूंगा। ठीक है, तो दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है वो देखो, तो दूसरी शर्त में बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब तो वो x साल का था वर्तमान में, अब तब जो वर्तमान x साल का था उसकी पुत्री कितने साल की थी, 22 साल की। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी ना। 3 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। अब इनकी उम्र 3 साल बढ़ चुकी है। ठीक है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो अब तब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे यानी कि पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पुत्री की आयु जैसे ही 3 गुनी करो तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x+3 बराबर 3 का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 3y+9। ठीक है, तो एक तरफ चरों को ले ले लो, संख्याओं को ले लो, तो x 3y इधर को लेके आओ तो -3y बराबर 9, 3 उधर को गया तो -3 हो गया, यानी कि x-3y बराबर 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब जो x का मान आया था समीकरण 1 में, उसको रख दो समीकरण 2 में, यहाँ पे रख दो x का मान, तो रखेंगे समीकरण समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 7-y, यही तो x का मान है, तो इसमें रखो तो x ये पे कितना आएगा, 7y-42, कितना आएगा, 7y-42, ये आ गया x का मान। और जो माइनस के कितना है, 3y बराबर के कितना है, 6। अब कोष्टक उठाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिन्हों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बराबर के 6 इधर को करूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो 7y में से 3y गया तो कितना बचा, 4y बचा, बराबर 6। अब मैं 42 को उधर को ले गया, 42 को मैं ले गया उधर साइड, तो प्लस के 42 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो, ये 4y बराबर 42 6 कितना हो गया, 48, और 4 से 48 जो कटेगा, y बराबर 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि y कितने आएगी, 12। तो y कौन थी, पुत्री, तो पुत्री की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष। अब बस आफ्ताब की ओर निकालनी है, तो जो y का मान आया समीकरण 1 में रख दो, x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखे हैं, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 7y-42, यही तो है। ठीक है, अब रखो इसमें y का मान, तो x बराबर 7 इंटू y का मान कितना, 12 रखोगे, -42, तो x बराबर 12×7=84 -42। अब x बराबर, इसमें घटाओ, 4 में से 2 गया तो 2, और 8 में 4 गया तो 4, यानी कितना आ गया, 42 आ गया। तो ये किसकी आयु आ गई, आफ्ताब की आ गई, यानी कि दोनों की हमने वर्तमान आयु निकाल ली। तो आफ्ताब की जो आ रही है, कितनी आ रही है, 42 वर्ष, और जो पुत्री की जो आयु आ रही है, वर्तमान आयु, वो कितनी आ रही है, 12 वर्ष। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करना है।
और इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस समीकरण बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैंने बड़े आपको प्यार से समझाया है और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सवाल समझ आ गया है तो अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार और देख लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 6 की तरफ। आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 6 दे रखा है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 6 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, देखो। तो एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, ओके। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि हमें एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य हमें बताना है। किस विधि से हमें बताना है, प्रस्तावना विधि से बताना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना पेंसिल का मूल्य, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य तो हम मान लेंगे 22 रुपए, क्या मान, सॉरी x रुपए मान ले, क्या मान लेंगे, x रुपए। और एक एक रबड़ का मूल्य मान लेते हैं, एक रबड़ का मूल्य मान लेंगे 22 रुपए, क्या मान लिया, 22 रुपए, ठीक है। तो अगर बात कर रहा है पहली शर्त की, इसमें पहली शर्त, तो पहली शर्त जो हमें बोल रही है, क्या बोल रही है वो समझो। तो पहली शर्त में ये बोल रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, यानी कि 2 पेंसिल लेके आओ, 3 रबड़ लेके आओगे ना, तो आप दुकानदार को कुल कितने रुपए दोगे, 9 रुपए दोगे, ठीक है। अब एक पेंसिल का मूल्य एक्स है, अगर एक पेंसिल x रुपए की आ रही है तो 2 पेंसिल कितने की आएंगे, 2 से गुणा कर दो, सिंपल, 2x की। जैसे कि एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने हो जाएंगी, 10 की। ऐसे एक पेंसिल x रुपए की, 2 पेंसिल कितने हो जाएंगी, 2x की, गुणा करोगे ना, ठीक है। तो 2x की होगी, कितने की होगी ये, 2x की, ठीक है। अब 3 रबड़ कितने की हो जाएंगी, एक रबड़ 22 रुपए की, तो 3 रबड़ हो जाएंगी 3 बाई। और इन सभी को मिला के जो कुल मूल्य बन रहा है, कितना बन रहा है, 9 रुपए, कितना बन रहा है, 9 रुपए। तो यहाँ से बन गया एक पहला समीकरण। अब ऐसे ही जो है दूसरी शर्त देखते हैं, हमारी दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। तो 4 पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल x रुपए की है तो 4 पेंसिल हो जाएंगे 4x रुपए की। अब 6 रबड़ की बात कर रहा है तो एक रबड़ 22 रुपए की, तो 6 रबड़ कितने की हो जाएंगी, 6 बाई की हो जाएंगी। प्लस लगाओ, यहाँ पे प्लस लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बराबर में कितना आएगा, इन दोनों, इन सभी का कुल मूल्य जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18 रुपए हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो, आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से कितना कॉमन आ रहा है, 2। आप 2 भी कॉमन ले सकते हो। अगर आप 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा, 2x प्लस के, यहाँ पे बचा 3y, ठीक है। और बराबर कितना है, 18। अब देखो ये 2 से 18 उधर कैंसिल हो गया, 2 से 18 उधर क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि बचेगा क्या, 2x प्लस 3y बराबर के 9, ठीक है। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आप एक चीज देख रहे हो कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 तो एक जैसे हैं, क्या है, एक जैसे हैं। यानी कि जब दोनों समीकरण एक जैसे होते हैं ना, जब दोनों समीकरण एक जैसे होते हैं तो उनका जब आप ग्राफ बनाते हो तो क्या बनता है, एक संपाती रेखा बनती है, क्या बनता है, एक संपाती रेखाएं बनती हैं। अब संपाती रेखाएं बनती हैं तो उनके जो हल होते हैं क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों समीकरण के जो हल आएंगे, अनेक हल आएंगे। आप देख सकते हो कैसे, यहाँ से आप किसी भी समीकरण से x का मान निकाल लो। चलो समीकरण 1 से निकालते हैं, ठीक है। समीकरण दोनों एक ही है वो तो, ठीक है, किसी से भी निकाल लो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर के 9। यहाँ से x का मान निकालो तो 2x बराबर 9, 3y उधर को जाएगा तो माइनस के 3y। तो x बराबर 9 माइनस के 3y बट्टे 2 गुणा के आगे भाग में। तो ये मान लो समीकरण नंबर 3। अब जो 3 आया है इसका मान रख दो, ये हमने निकाला है किससे, समीकरण 1 से, तो रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में रखेंगे। जो x का मान आया है समीकरण 2 में रखो, x का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला। तो 2x प्लस 3y बराबर 9, दोनों समीकरण एक ही है वो तो, ठीक है। अब इसमें x का मान रखो, कितना है, ये रहा। तो 2 कोष्टक में x का मान कितना आएगा, 9 माइनस 3y बट्टे 2, और ये प्लस का कितना है,
3y बराबर के 9। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या 9 माइनस के 3y प्लस के 3y बराबर के 9। देखो सेम सेम अलग अलग चिन्ह के क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा क्या 9 बराबर के 9 आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है 9 बराबर के 9। क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों समीकरण तो एक ही है भाई, दोनों समीकरण क्या है एक ही, इसलिए वो क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे क्या, अतः अतः अनेक हल होंगे, क्या होंगे अनेक हल होंगे, क्या होंगे अनेक हल होंगे, क्योंकि समीकरण दोनों एक ही है और दोनों समीकरण का जो ग्राफ बनेगा एक ही बनेगा, सेम बनेगा। और सेम बनेगा यानी कि एक रेखा बनी फिर दूसरी रेखा बनाओगे उसके ऊपर फिर से बन जाएगी, वो संपाती हो जाएगी। समझ रहे हो को नहीं समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व करना था, बस इतना ही लिख देना है यहाँ पे सॉल्व करके कि अतः अनेक हल है, नहीं निकाल सकते आप फिक्स में, ठीक है अनेक हल निकल जाएंगे इनके, ठीक है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो उदाहरण नंबर 6 इस तरीके से हमें हल करना है। तो अगर उदाहरण नंबर 6 समझ आ गया है तो अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 7 की तरफ। तो देखिए आपके सामने जो उदाहरण नंबर 7 दे रखा है, तो उदाहरण नंबर 7 क्या बोल रहा है कि दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है देख लेते हैं। देखो इनका जो ग्राफ बनता है सीधी रेखा बनती है, और जो रेल पटरी भी तो होती है वो एकदम सीधी रेखा की तरह तो होती है, होती है कि नहीं होती है बताओ। तो हमें यही चेक करना है क्या वे एक दूसरे को काटेंगी, और किस विधि से हल करना है इसको, प्रस्तापन विधि से हमें हल करना है। अगर ये प्रस्तापन विधि से हल नहीं करता तो हम अनुपात से भी कर सकते थे, लेकिन हम जो बढ़ रहे हैं 3.2 के उदाहरण में पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रस्तापन विधि से इसको क्या करेंगे हल करेंगे। आओ देखो, तो हमें दे रखा है समीकरण 1, तो एक दे रखा है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण 1 दे रखा है। और जो दे रखा है हमें 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर के 0, ये दे रखा है समीकरण नंबर 2 दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा समीकरण 1 से x का मान निकाल लेता हूँ, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दे रखा है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर के 0, यहाँ से निकालो। तो x का मान निकालोगे तो सारी चीजों को उधर भगाना पड़ेगा, उधर भगाओ। तो यहाँ पे देखो -4 इधर के आ गया प्लस के 4 हो गया, और 2y इधर को आएगा तो माइनस के 2y हो गया। तो आ गया मेरा x का मान, तो इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। तो ये x का मान है तो इसको मैंने मान लिया क्या समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब क्या करेंगे, हमने निकाला था ये 1 से निकाला है तो रखे हैं किसमें 2 में। तो जो x का मान है, x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 की अगर बात करें तो क्या हुआ है ये रहा, तो 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, इसमें x का मान रखेंगे। तो 2 कोष्टक में x का मान क्या है 4 माइनस के 2y, 4 माइनस के 2y, और जी क्या है प्लस के 4y और माइनस के 12 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो, 2 से अंतर गुणा करो तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के 2 दुआ 4 बाई, और जो प्लस के 4 बाई माइनस के 12 बराबर के 0। देखो 4 बाई से 4 बाई कैंसिल हो गया, सेम सेम अलग अलग चिन्ह, ठीक है। अब माइनस की 12 में से प्लस के 8 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 4 बराबर के 0। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो चर ही नहीं बचा है, यहाँ पे तो चर ही कट गया भाई, तो कुछ बचा ही नहीं हल करने को, हल ही नहीं हो रहा यहाँ से आगे तो भाई, हल ही नहीं हो रहा। यानी कि -4 बराबर 0, ये तो हल ही नहीं हो पा रहा, समझ रहे हो। अगर देखो समझो अगर प्रतिच्छेदी रेखा होती, यानी कि अगर पटरियां एक दूसरे को ऐसे काट रही होती तो उनका एक हल जरूर आता। मैंने आपको बताया ना जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो इनका एक अद्वितीय हल होता है, क्या होता है एक हल होता है केवल, लेकिन यहाँ पे तो हल ही नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब पटरियां काटेंगी नहीं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते, अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो रेखा जो आती कैसी आती, पटरियां संपाती आ जाती, पटरियां कैसी आती संपाती, लेकिन ये बराबर भी नहीं आ रहे। अभी हमने देखा क्वेश्चन ऐसा ही कि मैं बराबर आ रहे थे दोनों तो संपाती थी वे, ठीक है। अब लेकिन इसमें तो ना तो ये बराबर है ना आ रहे ये बराबर आ रहे, इसका मतलब क्या है दोनों समांतर है, क्या है दोनों पटरियां समांतर है, और पटरियां समांतर होती ही हैं, पटरियां समांतर होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये पटरियां कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, लिखेंगे अतः 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 पटरियां पटरियां कभी कभी नहीं काटेंगी, कभी नहीं
काटेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना था। सिंपल, उसमें हमारा सा कुछ है नहीं। तो देखिए अब तक जो है हमने ग्राफ विधि से प्रश्नावली 3.1 और उसके सारे उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, प्रस्तापन विधि से हमने प्रश्नावली जो है 3.2 और इसके सारे उदाहरण कंप्लीट कर लिए। अब जो हमारी बच्ची है विलोपन विधि, और उसको करेंगे हम अगली क्लास में स्टार्ट। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे चलाएं, धन्यवाद।